हम लोग इमरजेंसी प्रोविजन कर रहे थे। हम लोग आज 352 की इमरजेंसी प्रोविजन कंप्लीट की थी। आज हम लोग उसके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जो आर्टिकल 356 होप द बोर्ड यू आर एबल टू सी क्लियरली। आर्टिकल 356 का खास बात क्या है? ये बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेल्योर का। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वह जब फेल्योर कर जाती है तब उस समय क्या होता है। तो अगर आप आर्टिकल 352 और 356 को समझने की कोशिश करें तो दोनों में खास फर्क क्या क्या दिखता है? दोनों में खास फर्क ये दिखता है कि आर्टिकल 352 एक नेशनल इमरजेंसी की बात करता है और आर्टिकल 356 बात करता है फेल्योर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। बहुत साबित रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम आर्टिकल 352 के बाद जो आर्टिकल 356 देख रहे हैं वह एक अलग इशू है। अब आर्टिकल 356 पर आ जाता है आर्टिकल 355, उसको देखते हैं। अगर आप अनुच्छेद 355 देखें तो क्या है? सेंटर्स ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट। तो आर्टिकल 355 आप लोग क्या करो, मेरे लेक्चर को ठीक से नोट कर लो, जिसको मैं टाइप करा के आपको सप्लाई कर दूंगा। तो आर्टिकल 355 बात करता है सेंटर्स ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट। केंद्र का यह दायित्व है, यह कर्तव्य है कि वह राज्य की सुरक्षा करे। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है आर्टिकल 355। ये जल्दी लोग कम पढ़ते हैं, इसको लोगों को ध्यान कम जाता है। अब जो पिछला क्लास में किया था शायद से बहुत लंबे समय एड्रेस किया था। अब इसको अगर हम देखने की कोशिश करें, अब 352 और 355 सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। अब इसको आप 352 और 355 कंपेयर करिए। आप एक शब्द है सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, एक शब्द है सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। यह 352 में है, 355 में नहीं है। If you read article 352 and 355, तो जो सिक्योरिटी ऑफ इंडिया शब्द का मुद्दा है यह 352 में तो है, लेकिन 355 में सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का कोई जिक्र नहीं है। अगर इसको हम अगर हम कंपेयर करें वर्डिंग्स ऑफ 352 and 355, we are able to understand more why two separate provisions are in the constitution. 355 क्या बोलता है? Protect every state against external aggression and internal disturbances. अब देखिए, external aggression और internal disturbances। अब नाउ यू गो टू द 352। यह तो है, यह अब नहीं रहा, इसको रिप्लेस कर दिया गया है आर्म्ड रिबेलियन से। तो इफ यू आर रीडिंग द आर्टिकल 355, तो व्हाट कंक्लूजन वी आर डिराइविंग कि जो 355 है यह प्रोटेक्ट करता, यह केंद्र के पास इस तरह का एक उत्तरदायित्व सौंपता है कि हर स्टेट को वह प्रोटेक्ट करे अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। दूसरा कि हर स्टेट की जो सरकार है वो कैसे चले? इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन। यू रीड द बेयर एक्ट, अब आपको क्लियर हो जाएगा कि जो आर्टिकल 355 है वो दो महत्वपूर्ण बात करता है। पहली बात क्या करता है कि यूनियन हर स्टेट को प्रोटेक्ट करे अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड टू इंश्योर, आप लाइक देखिए, एंड टू इंश्योर कि राज्य की सरकार चले इन अकॉर्डिंग विद कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंटरेस्टिंग बात ये, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो यह जो 352 और 356 इन दोनों के बीच में आता है।
कुछ वर्डिंग 352 से मैच कर जाती है और कुछ 356 से। तो जो टू लिम्स है, अगर हम इसको देखें 355 के टू लिम्स है, 355 के टू लिम्स है, ये दोनों लिम्स सेपरेट है। यह क्या करे, इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे क्या है, प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। ये दोनों लिम्स सेपरेट है, ये दोनों एक दूसरे ज्वाइंट नहीं है। अगर हम इसको देखें तो जो दोनों लिम्स है 351 और नॉट इंटरडिपेंडेंट, आर नॉट इंटरडिपेंडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, ब्रेक डाउन कैन टेक प्लेस इन स्टेट इवन विदाउट देयर सिचुएशन एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। क्या बोलता है कि जो ब्रेक डाउन है इसके बगैर भी हो सकता है। यह दो लिंब जरूर है, लेकिन यह दोनों के दोनों लिंब है आर नॉट इंटरडिपेंडेंट। यह ब्रेक डाउन इसके बगैर भी हो सकता है, ये नहीं हुआ फिर भी इससे ब्रेक डाउन हो सकता है। यह जरूरी नहीं है कि इसको होना ही चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, इसके बगैर भी यह हो सकता है। तो जो एक प्रोविजन लाया गया है, यह अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रोविजन है। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एक ड्यूटी करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो गारंटी करे एवरी स्टेट को कि वह उसको सुरक्षित रखे। जो आर्टिकल 119 है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आर्टिकल 119 है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का, वह इस तरह की बात करता है। अगर हम इस आर्टिकल 355 के फर्स्ट लिंक को देखें, दिस इज द फर्स्ट लिंक ऑफ द आर्टिकल 355। If we see the first limb of the Article 355, ये क्या करता है, यह स्टेट के प्रोटेक्शन की बात करता है। यह बात करता है स्टेट की प्रोटेक्शन की। It does not stipulate that state should request the center before it। अब इसमें यही से प्री का सवाल आएगा, स्टेट के रिक्वेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, स्टेट रिक्वेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टेट रिक्वेस्ट नो रिक्वायरमेंट। Now you read there and again with me। इसको कि स्टेट के पास खतरा है, स्टेट के रिक्वेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेंटर कैन डू इट एज ही विशेस और ही अंडरस्टैंड। वह फोर्सेस को भेज सकता है स्टेट में, इवन इफ स्टेट इज ऑब्जेक्टिंग इट। अगर स्टेट ऑब्जेक्ट करता है तब भी वो भेज सकता है। तो इस तरह यह इस बात को स्टिपुलेट नहीं करता है कि रिक्वेस्ट फ्रॉम द स्टेट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट। तो आर्टिकल 355 इस बात को कहता है कि स्टेट के कहे बगैर सेंटर अपने इनिशिएटिव पे स्टेट में। अब इसको आप ये भी कर सकते हो, जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस फेडरल स्ट्रक्चर में इसमें सेंटर का प्रेफरेंस आ गया है, जो स्टेट की कोई सही नहीं है। अगर स्टेट की एजेंसी को कंट्रोल करने के लिए सेंटर फोर्स भेजना चाहता है तो इसमें कोई भी बार नहीं है। जो आर्टिकल 355 है, यह एक ऑब्लिगेशन करता है सेंटर पे कि वह स्टेट को प्रोटेक्ट करे। सिचुएशन क्या है, तीन सिचुएशन है। आइए पहले सवाल में तीन सिचुएशन है। सिचुएशन 1 एक्सटर्नल एग्रेशन, सिचुएशन 2 इंटरनल डिस्टर्बेंस, and situation 3 ensure that state function in accordance with constitution। अब अगर सवाल बनाना है इसमें तो A, B, C तीन ऑप्शन दे दिया।
गॉट दिस इशू? तो आर्टिकल 355 को यूज किया जा सकता है इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पे, जो आर्टिकल 352 हटा दिया गया है। आर्टिकल 352 में इंटरनल डिस्टरबेंस को हटा के आम विभिन्न शब्द का इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन इंटरनल डिस्टरबेंस जो थोड़ा शॉर्ट है आम डिवीजन से, जिसके आधार पर आप 352 इन्वोक नहीं कर सकते हो। और जो 356 बोलता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, इस थर्ड पार्ट को, इस पार्ट को 356 से कंपेयर करिए। अब 352 क्या बोलता है? इंश्योर द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट is carried on in accordance with the provision of the constitution. Now see the article 356. वो क्या बोलता है? State cannot be carried on in accordance with the provision of constitution. देखिए अब क्या है, what is ensured and cannot be carried out. ये सब आप कहीं कहीं चिपका के आइएगा। आपको अगर मिल जाए, अगर आपको सवाल 352, 355, 356 मिल जाए तो आप इसको लिख के आइएगा, 5-10 शब्द में इसको लिख दीजिएगा। एग्जामिनर आपको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा जरूर दे देगा, क्योंकि एज एन एस्पायरेंट भी बहुत हाई लेवल इंटरप्रिटेशन है जो जनरली पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या देखिए 352 और 356 के दरमियान फर्क क्या है? 352 क्या बोल 355 क्या बोल रहा है? To ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provisions of the Constitution. Now see the 356. State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution. दोनों में हल्का सा फर्क है। तो अगर समझने की कोशिश करें तो 356 बात करता है ब्रेकडाउन का, 356 बात कर रहा है ब्रेकडाउन का, यह बात 355 नहीं कर रहा है। 356 is talking about the breakdown और 355 इसकी बात नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? तो 355 एक ड्यूटी इंपोज करता है सेंटर पे, और कि वह सेंटर की सुरक्षा करे और इस बात को इंश्योर करे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, राज्य का जो पूरा कार्यक्रम है वह कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले। Any doubt till here or no doubt? अगर हम यह समझने की कोशिश करें कि 355 और 356 में ज्यादा एप्रोप्रिएट प्रोविजन कौन है, तो अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट को जो कि संविधान के उपबंधों के हिसाब से नहीं चल रही है, 356 की तुलना में 355 ज्यादा एक्यूरेट कंट्रोल करने की। सी एग्जांपल, एक गवर्नमेंट करप्ट हो चुकी है, वहां अस्त व्यवस्था चल रही है। इन प्लेस ऑफ यूजिंग 356, यूजिंग 355 में बी मोर एप्रोप्रिएट। किसी को कंफ्यूजन है कि नहीं है? कम फास्ट। Now come on to 356. Now come on to 356. अब 356 क्या होता है? जो 356 और 357 है, अगर हम दोनों को साथ देखें तो और आसानी है। 356 और 357 ये प्रोवाइड करते हैं एक मीटिंग पॉइंट का, एक ऐसे सिचुएशन का जहां पे फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी। 356 की बात करते हैं फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। अब जब यह कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी की फेल्योर होती है, तो अगर हम 356 को देखें तो जो गवर्नर की रिपोर्ट है उस पर काम होता है, लेकिन अगर आप देखिए प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन इसमें जरूरी है। प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन,
अब जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन, रीड द एग्जैक्ट लैंग्वेज, रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट और अदरवाइज से क्या हो गया, ये रिपोर्ट नहीं है तो भी, तो अगर ये सवाल में आता है क्या गवर्नर की रिपोर्ट मैंडेटरी है, जरूरी है, आंसर नो। प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन बगैर गवर्नर के रिपोर्ट की हो सकता है। The president is not bound only to work on the government report. If the president has his own sources and got the satisfaction that the state government is not working in accordance with the constitution, then he may take a call for proclamation of the emergency under 356. बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं इसमें। तो सिंपल सी बात क्या की जा रही है कि जो इमरजेंसी है उसको लगाने के लिए वह सिंपल सा, अगर उसको लगता है कि इमरजेंसी लगाने के लिए सिचुएशन वहां पर उपलब्ध है, सिचुएशन है, तो वह उसको लगा सकता है। अब जो इमरजेंसी प्रोविजन का पूरा सिस्टम है जो प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करता है, उसके लिए क्या है, अगर उसको अपीयर करता है, अगर आप 356 पर देखें, 356 पर वह प्रेसिडेंट के उस सेटिस्फैक्शन पर आधारित है कि प्रेसिडेंट लगता है इट इज नेसेसरी और डिजायरेबल, नेसेसरी और डिजायरेबल। ठीक है, इम्पोज इमरजेंसी as he wishes, लेकिन president is not authorized to use power of high court or suspend any constitutional provision pertaining to it। पहली बात तो क्या है कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकता है, लेकिन अगर आप देखें तो जो ऐसे पावर है जो हाई कोर्ट से संबंधित पावर है, इफ यू सी आर्टिकल 356(2), जो प्रेसिडेंट की पावर में लिमिटेशन क्या है, जो आर्टिकल 356(2) है, वो बात करता है रिवोकेशन की। आर्टिकल 356(2) क्या बात करता है कि प्रेसिडेंट ने कोई प्रोक्लेमेशन की है तो वह सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन से उसको रिवोक कर सकता है। अब जो 356(1)(a) और 1(b) समझते, 356(1)(a), 356(1)(a), 1(b) एंड 1(c), इससे सवाल बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती। क्यों? ये इफेक्ट की बात करता है। जैसे ही प्रोक्लेमेशन लगाया गया तो प्रेसिडेंट क्या करता है, वो एज्यूम कर लेता है स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शन। जैसे ही उसने प्रोक्लेम किया वो एज्यूम कर लेता है टू हिमसेल्फ और एनी फंक्शन स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, और जो भी पावर वेस्टेड है इन एक्सरसाइज बाय द गवर्नर। तो अगर इसको देखा जाए तो जो आर्टिकल 356(1)(a) है, तो यह क्या बोलता है कि जैसे ही इमरजेंसी इंपोज होगी वैसे ही जो प्रेसिडेंट है स्टेट गवर्नमेंट की पावर को एज्यूम कर लेगा, और जो इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाएगी उस इमरजेंसी प्रोक्लेम करने को संसद की, पार्लियामेंट की मंजूरी चाहिए होगी। जैसा हमने देखा था 352 के संदर्भ में, वैसे यहां भी संदर्भ में है कि यह ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सम्मुख रखा जाएगा और इट सीज टू ऑपरेट आफ्टर 2 months। पहले 1 month हुआ करता था, unless it has been approved by both houses of parliament। अगर आप 356(3) पढ़ते हैं तो आपको क्या दिखता है, कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट। क्या दिखता है इसमें, कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट। तो जैसे ही इमरजेंसी इंपोज की जाएगी तो सारे जो यह घोषणा है वह ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखी जाएगी, एक्सेप्ट वेयर इट इज, अगर यह
अगर यह वापस नहीं दी जाती है, यह 2 महीने तक 2 मंथ्स का समय है, 2 मंथ्स के अंदर इसको पार्लियामेंट से अप्रूव किया जाना जरूरी है। क्लियर हुआ? दूसरा, अब फिर आते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोकसभा वाला, जो हमने पढ़ा था 352 में। अगर आप प्रोविजो पढ़ते हैं तो आपको ऑलमोस्ट सेम कंडीशन दिखती है, आपको सेम कंडीशन दिखती है जो आपने कंडीशन 352 में पढ़ी थी। सेम कंडीशन है 356 में कि अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई है फॉर एनी रीजन, तो लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद उसकी पहली बैठक के 30 दिन के अंदर इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द लोकसभा। हमने कल पढ़ा था 352 में, सेम कंडीशन अप्लीकेबल है 356 के लिए। एनी प्रॉब्लम किसी हो रही है? अगर है तो मैं जरूर उसको एड्रेस करने की कोशिश करता हूं। तो जो 352 के लिए कंडीशन थी, सेम कंडीशन है 356 के लिए। अगर लोकसभा किसी कारण से डिसॉल्व हो गई तो, अब जब ये प्रोक्लेमेशन हो गया, अब आते हैं प्रोक्लेमेशन के इफेक्ट में क्या क्या होता है। जैसे प्रोक्लेमेशन हो गया, जैसे प्रोक्लेमेशन हो गया, प्रोक्लेमेशन बात क्या करता है, जो प्रेसिडेंट है वो एज्यूम कर सकता है फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एक्सेप्ट हाई कोर्ट, फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्सेप्ट हाई कोर्ट नहीं कर सकता। जैसे इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाती है, जो एग्जीक्यूटिव के फंक्शन है वह एज्यूम कर लेता है एक्सेप्ट द हाई कोर्ट, और वह डिक्लेयर कर देता है कि प्रेसिडेंट में डिक्लेयर दैट पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइज बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। जो पावर है लेजिस्लेचर की, पावर ऑफ लेजिस्लेचर, ये हो गया। जो लेजिस्लेटिव पावर है वह पार्लियामेंट के अथॉरिटीज हो। तो आप आसान शब्दों में क्या कह सकते हैं कि जो यह प्रोक्लेमेशन होता है, यूनियन वुड एज्यूम कंट्रोल ओवर ऑल फंक्शंस इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट जुडिशियल, एक्सेप्ट जुडिशियल। अब जब स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड किया जाता है बाय प्रोक्लेमेशन, तो उससे क्या, अब स्टेट लेजिस्लेचर को आपने सस्पेंड किया, आपने प्रोक्लेमेशन से स्टेट लेजिस्लेचर को सस्पेंड किया। आपने प्रोक्लेमेशन की और उस प्रोक्लेमेशन से स्टेट लेजिस्लेचर को सस्पेंड कर दिया, तो उससे क्या हो गया, उससे क्या फर्क आया? इससे क्या है, पार्लियामेंट टू डेलीगेट द पावर टू मेक लॉज फॉर द स्टेट टू द प्रेसिडेंट और एनी अथॉरिटी। अब पार्लियामेंट क्या करेगी, पार्लियामेंट में डेलीगेट टू प्रेसिडेंट और एनी अथॉरिटी। पार्लियामेंट डेलीगेट कर देगी प्रेसिडेंट को या किसी अथॉरिटी को, किसकी, क्या करेगी, पावर टू मेक लॉज। ये हुआ नहीं हुआ? प्रेसिडेंट को ऑथराइज जब हाउस ऑफ पीपुल सेशन में नहीं है, व्हेन हाउस ऑफ पीपुल is not in session, the house of people not in session,
जब हाउस ऑफ पीपुल सेशन में नहीं है उस समय क्या करेगा? तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? वो अथराइज कर देगा एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पेंडिंग द सैंक्शन ऑफ सच एक्सपेंडिचर फ्रॉम पार्लियामेंट। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से एक्सपेंडिचर सैंक्शन करेगा। He will sanction the expenditure from consolidated, आप इंडिया मत समझिएगा, कंसोलिडेटेड ऑफ स्टेट से पेंडिंग सैंक्शन ऑफ द सच एक्सपेंडिचर फ्रॉम द पार्लियामेंट। पेंडिंग सच एक्सपेंडिचर फ्रॉम पार्लियामेंट। क्लियर हुआ? ये क्लियर है? बी वाला आप फिर पढ़िए, ठीक है? सवाल गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में, इतनी हार्ड वर्क की जा रही है, यू शुड नॉट गो रॉन्ग। हाँ करते हैं। पहला बहुत सिंपल सा है कि पार्लियामेंट भी डेलीगेट टू प्रेसिडेंट और अथॉरिटी। जो लॉ मेकिंग पावर है क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड हो गई तो कोई काम कर नहीं सकती है, तो क्या करेगी पार्लियामेंट? जो लॉ मेकिंग पावर है वह तो प्रेसिडेंट या किसी अथॉरिटी को डेलीगेट कर देगी। अब चूंकि हम सब जानते हैं कि जो मनी का पार्ट है उसमें हाउस ऑफ पीपुल काम करता है। अब चूंकि हाउस ऑफ पीपुल सेशन में नहीं है उसमें, तो खर्चा तो चाहिए राज्य के लिए। तो जो राज्य की संचित निधि है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है, उससे प्रेसिडेंट सैंक्शन कर देगा खर्चा पेंडिंग तो पार्लियामेंट, लेकिन पार्लियामेंट उसको आगे सैंक्शन करेगा बाद। हाउस ऑफ पीपुल सेशन में नहीं है। जो फंड्स का मामला है, पैसे का मामला है, उसमें राज्यसभा का कंट्रोल नहीं होता है। तो अगर पैसा राज्य को चाहिए अपने चलाने के लिए, पैसा कहां से निकालोगे? राज्य की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। क्योंकि लोकसभा सेशन में है नहीं तो पैसा दिया कैसे जाए? तो प्रेसिडेंट सैंक्शन कर देगा सब्जेक्ट टू डिपेंडिंग अप्रूवल विद लोकसभा। जब लोकसभा सेशन में आएगी तो उसको वो अप्रूव करेगी। क्लियर? क्लियर? किसको क्लियर नहीं हुआ? अभिनव बोल रहे आप तीसरी चौथी बार पढ़ रहे हो, आप 2019 से पढ़ रहे हो, मेरे ख्याल से 5वीं 6वीं बार पढ़ा रहा हूं मैं इसी चैप्टर। क्लियर हो गया? कोई और प्रॉब्लम किसी के पास? अब अगर इसको हम देखने की कोशिश करें, और द प्रेसिडेंट टू प्रमोट ऑर्डिनेंस फॉर द एडमिशन ऑफ द स्टेट व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। अब आइए इसको हम देखते हैं आर्टिकल 357 से। जस्ट सी आर्टिकल 357, जस्ट सी आर्टिकल 357, exercise of legislative power under proclamation issued under Article 356। तो इसको हम शॉर्ट में करते हैं, एक पूरा स्टैंडर्ड हम शॉर्ट में कर देते हैं। फॉर द प्रेसिडेंट टू प्रमोट ऑर्डिनेंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। क्या है? when Parliament is not in session। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो उसमें क्या करेगा? प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस करेगा। प्रेसिडेंट प्रोमulgate ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट प्रोमulgate ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस
प्रेजेंट क्या करेगा, ऑर्डिनेंस को प्रोमोट करेगा। आप सब जानते हैं कि प्रेजेंट कब ऑर्डिनेंस को प्रोमोट करता है, तो ऑर्डिनेंस कर देगा किस लिए, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। और इसको तीन भाग बढ़िया जाएगा, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट। क्लियर हुआ? तो 357 में जो लिखा गया है उसको हमने समराइज करने की कोशिश की है। जो 357C है ये हमारे लिया है, यह 357C में मिलेगा। जो ए और बी है, अब देखो 357C ये हो गया, अब 357A और 357B इसको आप देखिए। 357 ये बात करता है, मेक लॉज फॉर पार्लियामेंट टू कन्फर द प्रेसिडेंट द पावर ऑफ लेजिस्लेचर टू स्टेट टू मेक सच लॉज, ये मैंने पहले आपको कर दिया। दूसरा, इम्पोजिंग ड्यूटीज पार्लियामेंट और फॉर द प्रेसिडेंट और अदर अथॉरिटी whom such power to make laws vested may confer imposing duties। तो क्या हो गया, ये हो गया मेक लॉज। इससे आपको याद रहेगा, इसी से काम हो जाएगा आपको। इससे क्या हो गया, इम्पोजिंग ड्यूटीज। क्लियर हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? जिसको क्लियर नहीं हुआ वो बताओ। Anyone has a doubt in this? Time period. मैंने पहले ही कहा कि इमरजेंसी जब लगाई जाती है, जब इमरजेंसी इंपोज होती है, तो ड्यूरेशन ऑफ सच प्रोक्लेमेशन विल बी 2 months। कितना होता है, 2 months। इसके लिए क्या है, इस 2 months के लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। इसके लिए पार्लियामेंट को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हाउस ऑफ पीपुल डिसॉल्व है, मैं आपको पहले बताया कि राज्यसभा से आप अनुमोदन लो और लोकसभा से लोकसभा के पुनर्गठन के 30 दिन के अंदर आपको अनुमोदन ले लो। अब यह जो ड्यूरेशन है, अगर आप देखें 356 3 और 4, अगर आप 356 3 और 4 देखें तो आपको वह आइडिया लग जाएगा कैसे इसका कार्यकाल आगे बढ़ता है। जो ये प्रोक्लेमेशन चलता है, यह 2 months के बाद जब पार्लियामेंट अप्रूव कर देगा, व्हेन पार्लियामेंट अप्रूव, तब कितना चलेगा, 6 months के लिए। और 6 months से ज्यादा बढ़ाना है तो आपको फिर पार्लियामेंट के पास जाना होगा। तो पार्लियामेंट के अप्रूवल के बगैर आप आगे नहीं बढ़ा सकते हो। तो पार्लियामेंट अप्रूव जब कर दिया है वह 6 महीने तक चल सकता है। अब ये बढ़ा के 6 महीने कितना होता है, 3 years तक। अगर उसी का प्रोविजो पढ़ें, जो 356(4) का प्रोविजो पढ़े तो आपको मिलेगा कितना, ये 3 years तक। तो आपने जब अप्रूव किया, इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते वह मैक्सिमम 3 साल तक चल सकता है। अब इस 3 साल के चलने का एक एक्सेप्शन क्लॉज है। 3 एक्सेप्शन क्लॉज देखिए, एक्सेप्शन क्लॉज, you see the exception clause, what exception clause is saying, जो कि 44th अमेंडमेंट ने इंट्रोड्यूस किया एक न्यू प्रोविजो, जिसमें ने कंट्रोल करने की कोशिश की इसका बियॉन्ड 1 year। अगर आप 356(3) देखें, 356(4) का प्रोविजो देखें तो क्या होता है कि यह किसी भी हालत में यह 3 साल से ज्यादा, बट नो सच प्रोविजन इन एनी केस रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 3 years।
अब उसके बाद उन्होंने 44th अमेंडमेंट से एक एडिशन किया। जब 44th अमेंडमेंट से एक एडिशन आता है जिसमें ये कहते हैं कि बियॉन्ड 1 ईयर कब चल सकता है। 1 ईयर के बियॉन्ड के लिए 2 कंडीशंस हैं। फॉर 1 ईयर बियॉन्ड 2 कंडीशंस। इसको ध्यान सुनिएगा, 1 साल से अधिक चलाने की 2 कंडीशंस है। पहला, 354 ऑपरेशन में हो, 352 इन ऑपरेशन। पहला क्या आ गया, 352 इन ऑपरेशन, कि एक इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन हो आर्टिकल 352 at the time of passing of such a resolution in whole of India or the concerned state। तो जिस समय अब इसमें 3 चीज है, होल इंडिया, कंसर्न स्टेट और तेरा। इसको समझिए, 3 दोनों बात यही है कि जिस समय आपने इमरजेंसी 356 में लगानी चाहिए, at that point of time there is a proclamation of emergency article 352 in operation in the whole India or the concerned state or a part of state or part of a state। यही सवाल आपका टफ हो जाएगा। When they use this, your question is टफ। या तो पूरे भारत में हो, या उस राज्य में हो जहां इमरजेंसी लगा रहे हैं, या उस राज्य के किसी भाग में हो। जब ये 3 परिस्थितियां होंगी, द पॉइंट, जब ये 3 में से कोई एक होगा, then you can go beyond 1 year। It's clear? I want to be repeated. What I'm trying to say that beyond 1 year, how you can extend the emergency? There is a clear-cut provision noted down by the 44th Amendment of the Constitution that either there is a proclamation of emergency in whole India or the proclamation of emergency in that state or the part of that state, only then you can go beyond 1 year। It's clear? किसको क्लियर नहीं हुआ? Second, Election Commission certifies that holding election is not possible। इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई कर दे कि इलेक्शन को होल्ड करना पॉसिबल नहीं है। अब इस क्लॉज का इफेक्ट क्या हो रहा है? जो इफेक्ट इस क्लॉज दैट नॉर्मली ए प्रोक्लेमेशन अंडर 356 remains in force in state for 1 year at the most। अगर इस क्लॉज को आप देखें, इस क्लॉज का इफेक्ट क्या रहा है कि जो आपका इमरजेंसी है 1 साल भी रह सकता है, लेकिन इस अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, इस अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस इट कैन बी फोर्स अप टू 3 years। तो क्या हो गया, 3 years हो गई मैक्सिमम सीलिंग। अब आपका सवाल नजर आएगा, आप लैंग्वेज पढ़ के आंसर करिएगा। आई कैन नॉट से व्हाट लैंग्वेज दे विल यूज। I can frame the 10 questions and you will go wrong because unless until you have very clear understanding of this provision, question will 100% go wrong because UPSC is very smart and I must say it is not easy provision। किसको क्लियर नहीं हुआ?
क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। अब हम इस डिस्कशन को थोड़ा समराइज करने की कोशिश करते हैं। चलिए हम 4-5 सवाल ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं कि जो 356 का प्रोक्लेमेशन है, चलिए हम 3 का सवाल ही बनाते हैं। 356 का जो प्रोक्लेमेशन है हाउ एक्सपायर, कैसे ये एक्सपायर करेगा। सिचुएशन नंबर 1, 2 months। ये मैं कहां से निकाल रहा हूं, ये हम आंसर कहां से निकाल रहे हैं, 356 से। आप ऐसी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 2 क्या होगा, 2 महीने के पहले भी हो सकता है इफ अप्रूवल नहीं मिलता है बिफोर 2 months। If approval of any house not obtained, ये आपको 356 से मिल रहा है, ठीक है। तीसरा, आफ्टर 6 months, तीसरा क्या हो गया, आफ्टर 6 months। आफ्टर 6 months कैसे होगा, अगर फर्दर रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, अगर ये फर्दर रेजोल्यूशन नॉट पास्ड, ये 6 महीने के बाद होगा अगर फर्दर रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है। फोर्थ क्या है, 1 year और 3 year आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months, after expiry of 6 months from the last resolution approval passed by the 2 House of Parliament, subject to overall maximum limit of 3 years, maximum limit of 3 years, maximum limit of 3 years। आपने उसको आपने क्या थे 6 में पास करते गए, आप मैक्सिमम लिमिट उसकी 3 साल तक दे गए, जबकि प्रोफेशन होगा। अब ये जो 1 साल के बाद का प्रोमोशन है, अब आते हैं नेक्स्ट, आफ्टर 1 year सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, ये आता है 356। क्लियर हो गया, किसको क्लियर नहीं हुआ, कोई ऐसा है जो क्लियर नहीं हुआ, किसी को क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब कंपेयर करते हैं 352 एंड 356, जस्ट कंपेयर 352 और 356 का कंपेरिजन है। पहले में क्या है, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, पहले में क्या है, इसमें क्या है, पहला सिक्योरिटी ऑफ इंडिया ड्यू टू रीजंस स्पेसिफाइड, जो रीजन स्पेसिफाइड किए गए 351 में, जो सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को सेटल करते हैं, तब प्रेसिडेंट इसको करता है। दूसरा, इसमें क्या है, नॉट वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन,
इसमें आर्म रिबेलियन ये सब कोई जरूरत नहीं है। जो तीन कंडीशन 352 में है, इसका 356 में कोई भी आवश्यकता नहीं है। सेंटर शैल, जब इमरजेंसी प्रोक्लेम होती है, सेंटर शैल गेट नो पावर टू सस्पेंड द स्टेट गवर्नमेंट। इसमें नो पावर टू सस्पेंड स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करती है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड करने की कोई पावर नहीं है। स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, वह कंटिन्यू करता है। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जो ऑर्गन है वह कंटिन्यू करता है, वह काम करता है। तो उसके डिस्टर्बेंस का कोई सवाल, कोई मुद्दा इस पर खड़ा नहीं होता है। जो सेंटर है उसको कॉन्करेंट पावर मिल जाती है। क्या होता है? सेंटर कॉन्करेंट पावर, सेंटर को भी सारी कॉन्करेंट पावर मिल जाती है, सारी शक्तियां मिल जाती है। वो जो करना चाहता है करता है, स्टेट गवर्नमेंट नुकसान को नहीं होती है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का प्रयोग है, इसमें स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड हो जाता है। स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड हो जाता है। इसमें जो स्टेट का लेजिस्लेचर है वह पूरी तरह से सस्पेंड हो जाता है, और जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है वह प्रेसिडेंट एज्यूम कर लेता है। और जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, उसको प्रेसिडेंट एज्यूम कर लेता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। हम लोग बोलते हैं ना इसको प्रेसिडेंट रूल। हम लोग कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं कि वहां पर प्रेसिडेंट रूल लग गया। जो इमरजेंसी लगती है, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ओनली बाय इटसेल्फ। इसमें क्या है? पार्लियामेंट लेजिस्लेट और स्टेट सब्जेक्ट ओनली बाय इटसेल्फ। वह सिर्फ अपने आप को ही कर सकता है। तो इसमें पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकता है ओनली बाय इटसेल्फ। लेकिन जो दूसरे टाइप की इमरजेंसी है, इसमें डेलीगेट कर सकता है पावर फॉर द स्टेट। तो इसमें क्या है? इसमें डेलीगेशन ऑफ पावर है। ही कैन डेलीगेट पावर। तो आप कह सकते हो कि 352 में लेजिस्लेशन की पावर डेलीगेट नहीं हो सकती, पार्लियामेंट ही करेगा। लेकिन 356 में यह पावर डेलीगेट हो सकती है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल्योर है, इसमें क्या है? मैक्सिमम लिमिट ऑफ 3 ईयर्स, जो अभी हमने पढ़ा है, कहां पढ़ा है? 356 में ये था ना। लेकिन जो नेशनल इमरजेंसी है, इसमें नो मैक्सिमम लिमिट, इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का फेल्योर है, जो 356 का हमने पढ़ा है प्रोविजन 1, हमने पढ़ा है प्रोविजन 1, उसके हिसाब से मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 3 साल की है। लेकिन जो नेशनल इमरजेंसी है उसमें कोई भी लिमिट नहीं है। अगर रिजोल्यूशन पार्लियामेंट पास करता जाए अप्रूव करने के लिए, तो प्रोक्लेमेशन कैन बी फॉर इनडेफिनिट पीरियड एज सून एज द पार्लियामेंट इज अप्रूविंग इट। अगर पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करता है तो वापस हो जाएगा। और जो 44th अमेंडमेंट से आया था कि पार्लियामेंट इसको वापस रिवोक कर सकता है। दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन आर्टिकल 352 एंड आर्टिकल 356। राइट, किसको कंफ्यूजन इसमें? एनी कंफ्यूजन? पता है? पता है किसी को कंफ्यूजन कोई नहीं है? किसी को तो होना चाहिए।
चलिए बहुत अच्छी बात है, कंफ्यूजन नहीं है तो वेरी नाइस, देयर इज नो कंफ्यूजन। अब आते हैं लास्ट पे, फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 360 बहुत आसान सी है, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसमें भी क्या है, जब प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो जाए कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का इशू है, भारत के पास कुछ समय संकट है, तो वह एक इमरजेंसी इशू कर सकता है। अब उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंस क्या, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे। पहला कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, जिस समय इमरजेंसी ऑपरेशन होगी, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ यूनियन है वो एक्सटेंड करेगी गिविंग डायरेक्शन टू द स्टेट। पहला क्या है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ यूनियन विल डायरेक्ट टू स्टेट how finances will be done। आसान लैंग्वेज कर दीजिए कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी यूनियन की है वह एक्सटेंड हो जाएगी, या डायरेक्शन देने के लिए कि जो स्टेट है ऑब्जर्व करे ऐसी फाइनेंशियल प्रोप्राइटी जैसा यूनियन चाहता है। अब जो ये डायरेक्शन है, अब ये होगा डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में क्या क्या इंक्लूड है, व्हाट इंक्लूडेड इन दिस डायरेक्शन वर्क। अब इस डायरेक्शन में क्या क्या इंक्लूडेड है, पहला रिडक्शन ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ, रिडक्शन ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेस, रिडक्शन ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेस। एक बार सवाल मेंस में आया हुआ है, जो सैलरी और अलाउंसेस का रिडक्शन है वह किया जा सकता है एनी क्लास ऑफ पर्सन। किसका, एनी क्लास ऑफ पर्सन, एनी क्लास। नंबर 2, ये आसान, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दूसरा, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल, या प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल या प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन में रिजर्व होगा, प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए रिजर्व, प्रेसिडेंट कंसिडरेशन रिजर्व। तो जो मनी बिल और फाइनेंस बिल होगा राज्य का, वह प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व होगा और तभी पास होगा जब प्रेसिडेंट असेंट करेगा। प्रेसिडेंट इस समय में जब प्रोक्लेमेशन हो इमरजेंसी का, वह कोई डायरेक्शन इशू कर सकता है फॉर रिडक्शन और सैलरी ऑफ एनी क्लास ऑफ पर्सन। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंक्लूडिंग जजेस। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जो ये वाला है, यहां से आते तीसरे में, इंक्लूडिंग जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। यहीं से आपका सवाल रद्द होगा, क्योंकि हमारी सामान्य सी अवधारणा है कि जजेस का नहीं होता है। अगर आप इसको देखें 363 और 364 दोनों आप देखें, आपको साफ दिख जाएगा। हमारी सामान्य सी अवधारणा क्या है कि हम जजेस का कंट्रोल नहीं करते हैं, लेकिन ये क्या करता है कि वह भी आप कंट्रोल कर सकते हो। ड्यूरेशन जो है वह सेम हो, जो ड्यूरेशन का मामला है वह सेम होगा जो 352 का है, ड्यूरेशन का मामला सेम होगा जो 352 का है। आज तक 360 इंपोज नहीं हुआ है, 360 को नॉट येट इंपोज। अगर 360 में सवाल आपसे गलत कराएंगे तो इसी वाले पे कराएंगे, इस पे। बाकी यही सबसे ट्रिकी है इस पे। और ये भी दो और चीज देखें कि मनी बिल, फाइनेंशियल बिल को प्रेसिडेंट के कंसीडरेशन के लिए रिजर्व किया जाएगा। आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे।
now I'm coming with some capsule course for 1 or 2 aspirants who are very sincerely appearing for civil services 2022. It will be helpful for the 2023 also. कल्चर और आर्ट का कुछ पोर्शन हम कैप्सूल पे लाने की कोशिश कर रहे हैं. लेट्स ट्राई, शायद आपको कुछ सवाल मिल जाए. आप लोग उसका नोट्स बनाओ और हमको सप्लाई कर दें, मैं उसको टाइप करा देता हूँ. इट विल बी फॉर यू वंस फॉर एवर. तो नाउ फॉर द नेक्स्ट कमिंग 8 to 15 डेज जो हाईएस्ट पीसेस का है, वी आर कमिंग विद सर्टेन कैप्सूल कोर्सेज. तो फ्रॉम टुमारो आई विल स्टार्ट द आर्ट एंड कल्चर. क्योंकि आपका पॉलिटी काफी कुछ हो गया है, काफी कंट्रोल हमने कर लिया है. पॉलिटिक्स जो और लेक्चर है आप पुराने लेक्चर से जाके आप सुन सकते हैं. तो फ्रॉम टुमारो आई विल स्टार्ट कंट्रोलिंग योर सम ऑफ द पोर्शन. क्या सेट की आपका वीक होता है, सवाल गलत होते हैं, उसको मैं कैप्सूल कोर्स करने की कोशिश करता हूं. उन किताबों से आपको पढ़ने बजाय मैं खुद ही पढ़ाता हूं, शायद आपका कुछ हो जाए फायदा. तो टेक केयर, बाय.